हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा ये समझते हैं कि केमिस्ट्री में ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो देखिए, एग्जाम्पल के रूप में समझाऊं तो किसी डॉक्टर के लिए उसका स्टेथोस्कोप बहुत जरूरी होता है ना। या फिर अगर मैं किसी सोल्जर की बात करूं तो सोल्जर के लिए उसका राइफल जो होता है ना, या उसका जो आर्म्स होते हैं, ये सब जितने इंपॉर्टेंट उस डॉक्टर या फिर उस सैनिक के लिए होते हैं, उसी तरीके से केमिस्ट्री में ये केमिकल रिएक्शन उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में ही समझेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उसके इक्वेशंस को भी देखेंगे। तो चलिए पहले डेफिनेशन देखते हैं केमिकल रिएक्शन का क्या होता है। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी आर फाउंड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। देखिए, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में क्या करते हैं, हम लोग रिएक्ट करते हैं, है ना। जब दोनों को आपस में मिलाते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है ना। नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और वो नया सब्सटेंस का हमें नया प्रॉपर्टी भी दिखता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, तो ये देखिए कर्ड क्या चीज से बना, कर्ड मिल्क से बनता है ना। मिल्क से ही कर्ड बनता है, दूध से ही दही बनता है। तो ये जो मिल्क है, मिल्क में क्या होता है, रिएक्शन होते हैं, है ना। उसमें छोटे छोटे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिसको लैक्टोबैलिसिस नाम के बैक्टीरिया होते हैं, वो उसमें क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, और वो क्या करते हैं, उस मिल्क को कन्वर्ट कर देते हैं कर्ड में। तो मिल्क से जब हम लोग को कर्ड मिलता है तो कर्ड जो होता है वो एक नया प्रॉपर्टी दिखा रहा है ना। वो नई प्रॉपर्टी होती है किससे, अपने एग्जिस्टेंस सब्सटेंस जो कि मिल्क था, है ना। मिल्क से ही वो बना है, लेकिन वो मिल्क के जैसा नहीं होता, वो दूसरा प्रॉपर्टी शो करता है। कौन, कर्ड, है ना। तो यहां पर यही बात है कि जब भी हम लोग दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में रिएक्ट करते हैं तो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और वो नया सब्सटेंस का नया प्रॉपर्टी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताया जाए तो ये डाइजेशन ऑफ फूड देखिए, यानी जो हम लोग खाना खाते हैं और जो खाना पचता है, तो जिस फॉर्म में हम लोग उसको लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में, है ना, जब वो हमारे बॉडी के अंदर जाकर वो डाइजेस्ट होता है, जब उसमें छोटे छोटे एंजाइम्स जब काम करने लगते हैं, उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं, तो उनका पार्टिकल न्यू सब्सटेंस में फॉर्म होता है और वो पार्टिकल्स नया प्रॉपर्टी शो करते हैं और उस प्रॉपर्टी को हमारा बॉडी यूटिलाइज करता है। रेस्पिरेशन देखा जाए तो जो हम लोग सांस ले रहे हैं, है ना, ब्रीदिंग कर रहे हैं, या हमारे बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे जितने भी मॉलिक्यूल्स जो हम लोग खा रहे हैं उसको कन्वर्ट किया जा रहा है एनर्जी के फॉर्म में, तो वो एनर्जी का वो जो फूड पार्ट है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एनर्जी के फॉर्म में, है ना। यानी वो क्या फॉर्म करते हैं, नया प्रॉपर्टी फॉर्म कर लेते हैं, है ना। या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन को देखें तो देखिए, आयरन जो लोहा होता है, लोहे में क्या होता है, एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में वो जो आयरन होता है उसमें एक नया पार्टिकल जमने लगता है, ऊपर में छोटा छोटा ऐसा पार्टिकल जमने लग जाता है जो ब्राउनिश कलर का होता है, जिसे हम रस्ट या जंग बोलते हैं। तो वो जंग नई प्रॉपर्टी है, और वो नई प्रॉपर्टी कहां से आई, अपने एग्जिस्टेंस सब्सटेंस से, जो कि आयरन था। आयरन से ही रस्ट फॉर्म हुआ, है ना, किसके प्रेजेंस में, उस एयर या मॉइस्चर के प्रेजेंस में। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, है ना। मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग जलाते हैं तो ये सॉलिड के फॉर्म में होता है, और जब इसको हम लोग जलाते हैं तो वो राख बन जाता है, उसके एसिड आते हैं, है ना, पाउडर फॉर्म में आ जाता है। तो इस रिबन से एक नया फॉर्म सब्सटेंस फॉर्म्ड हो जाता है जिसकी नई प्रॉपर्टी होती है, और जैसे अभी मैंने फॉर्मेशन ऑफ कर्ड बताया। चलिए कुछ केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के। ठीक है, तो देखिए जैसे क्या है, चेंज इन स्टेट, कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसके स्टेट चेंज हो सकते हैं,
स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में वो चेंज होते हैं। कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है तो ऐसा होता है। नेक्स्ट, चेंज इन कलर, यानी कभी भी केमिकल रिएक्शन करें तो कलर भी चेंज हो सकता है ना, यानी ब्लू से ब्लैक हो जाए या ब्लू से ग्रीन हो जाए, है ना। नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर भी क्या हो सकता है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। यानी टेम्परेचर क्या होगा, या तो रिलीज हो जाएगा या इवॉल्व होगा, या तो उसमें यूटिलाइज हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कभी भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, गैस भी रिलीज होता है। अब वो कोई भी गैस हो सकता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब कभी भी जब केमिकल रिएक्शन करेंगे तो प्रेसिपिटेट बन सकता है। अब ये प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट का मतलब ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जो वाटर में इनसॉल्युबल है, यानी जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के रूप में बोलूं तो जो डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट के कुछ कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जिसको हम पानी में डाल दें तो पानी में डालने के बाद बहुत सारे पार्टिकल तो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पार्टिकल्स होते हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाते, तो वो पार्टिकल्स को हम लोग प्रेसिपिटेट या पीपीटी भी बोलते हैं। यानी ऐसे पार्टिकल जो पानी में डिसॉल्व नहीं हो सके वैसे पार्टिकल को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये एनसीईआरटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ना। चलिए इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनता है बोर्ड में, ये देखिए कि व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर, यानी कभी भी मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं। तो क्लीन क्यों किया जाता है, तो देखिए इसका आंसर क्या है कि मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। जो मैग्नीशियम होता है वो बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है ना, बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, यानी किसी भी एलिमेंट के साथ बहुत तेजी से क्या हो जाएगा, ये रिएक्ट कर जाएगा। तो जब हम लोग इसको एयर के प्रेजेंस में स्टोर करते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ, है ना, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है ना, उसके साथ ये क्या हो जाता है, रिएक्ट कर जाता है ना। रिएक्ट करने के बाद ये एक लेयर फॉर्म कर लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, है ना। अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रख दें, यानी एक खाली जगह पर रख दें जहां पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, वहां पर वो क्या होगा, वो ऑक्सीजन के साथ फॉर्म्ड होकर एक नया सब्सटेंस बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके ऊपर एक लेयर जम जाएगा, है ना, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ऑन द सरफेस this layer of magnesium oxide is quite stable and prevent further reaction of magnesium with oxygen। और जब वो ऑक्सीजन का लेयर जब जम जाता है तो वो आगे रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो पाता, यानी किसी भी तरह का, और अगर हम उसमें दूसरे सब्सटेंस को लेकर के रिएक्ट करने की कोशिश करें तो रिएक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्सीजन का लेयर जम गया है और वो लोग क्या मिलकर बना लिए हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिए हैं। क्योंकि उसके साथ हम लोग को उस मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करना है, और रिएक्शन करने के लिए हमें ज़रूरत है कि उस ऑक्सीजन का जो लेयर जम गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म हो गया है, तो उस ऑक्सीजन के लेयर को हटा दिया जाए। तो उस ऑक्सीजन के लेयर को हटाने के लिए हम लोग सैंड पेपर का मदद लेते हैं, और उस सैंड पेपर से हम लोग क्या करते हैं, उसको रब करते हैं, उस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं, है ना। और रब करने से क्या होता है, उसको रगड़ने से क्या होता है कि उसके ऊपर में जो ऑक्सीजन का लेयर होता है वो रिमूव हो जाता है, और जैसे ही वो ऑक्सीजन का लेयर रिमूव हो जाता है तब हम लोग उसको किसी भी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम लोग मैग्नीशियम रिबन को किसी भी रिएक्शन के पहले हम लोग क्लीन क्यों करते हैं। यहाँ पर देखिए इसका एक फिगर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा डीप और एग्जांपल से समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मैंने बताया था ना कि केमिकल रिएक्शन होते हैं तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे पहला है चेंज इन स्टेट, यानी क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस का स्टेट, जो अवस्था होता है, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, केमिकल रिएक्शन में उसके स्टेट्स चेंज हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कैंडल वैक्स जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है ना। जब उसको ऑक्सीजन के साथ यानी एयर में हम उसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो क्या होता है, वही सॉलिड सब्सटेंस का जो वैक्स होता है वो जब मेल्ट हो जाता है यानी वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ जब हम इसको रिएक्ट किए, मतलब केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किए, तो ये सॉलिड सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। तो देखिए चेंज इन स्टेट हो गया ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का।
तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, द कंबशन रिएक्शन, मतलब ये जो रिएक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट रिएक्शन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। यानी ये जब रिएक्शन होता है तो वो सब्सटेंस सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। चलिए दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, चेंज इन कलर, यानी कभी भी केमिकल रिएक्शन करेंगे तो क्या हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है ना, कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। जब उस कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है उसको अगर हम लोग आयरन के साथ यानी Fe आयरन के साथ अगर उसको रिएक्ट करें तो जो हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, FeSO4 यानी आयरन सल्फेट। और आयरन सल्फेट कौन से कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का। देखिए हमारे पास कॉपर सल्फेट कौन से कलर का था, ब्लू कलर का, है ना। और जब उसको हम लोग आयरन के साथ रिएक्ट किए तो इसका जो ब्लू कलर है वो कन्वर्ट हो गया किस कलर में, ग्रीन कलर में, है ना। और रिएक्शन में क्या होता है, कॉपर अलग हो जाता है। यहाँ पर वही स्टेटमेंट लिखा गया है ना कि व्हेन कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू इन कलर होता है रिएक्ट विथ आयरन, जब आयरन के साथ रिएक्ट होता है तो उसका कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है ब्लू से ग्रीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, है ना। जब हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं तो टेम्परेचर भी रिलीज हो सकता है या जो टेम्परेचर है वो इवॉल्व भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं, जैसे CaO है यानी कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ, चूना। अगर चूने को पानी में डाल दें, H2 मतलब वाटर, अगर पानी में डाल दें तो आप ऐसा ऑब्जर्व करोगे कि उसमें से बुलबुला निकलता है ना। तो वो जो बुलबुला है वो क्या है, वो गर्मी यानी उसमें से हीट रिलीज हो रहा है ना। तो जैसे ही हम लोग किसी चूने को यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में डालते हैं तो वो क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH पर वोल्टोइस है ना। तो CaOH बन जाता है, तो ये इसके साथ साथ क्या रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है ना। तो CaO जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको क्विकलाइम भी बोलते हैं, है ना। और जो CaOH है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम लोग स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ, हीट भी रिलीज होता है। यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ चेंज इन टेम्परेचर, यानी ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कभी भी केमिकल रिएक्शन करेंगे तो हीट भी रिलीज होता है। ठीक है, किसी सब्सटेंस में तो स्टेट भी चेंज हो सकता है, कलर भी चेंज हो सकता है, इनफैक्ट हीट भी रिलीज हो सकता है, या किसी में सिर्फ 2 ही कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेगा, है ना, कुछ भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कभी भी 2 रिएक्शन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ गैस भी रिलीज हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जिंक को जब HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो नया सब्सटेंस बनेगा। क्या सब्सटेंस बनेगा, जिंक क्लोराइड मतलब ZnCl। ठीक है, और इसके साथ साथ एक गैस रिलीज होगा H2 मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो देखिए केमिकल रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हुआ। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस, है ना। तो केमिकल रिएक्शन जब करते हैं तो इन 4 या 5 में कोई भी रिएक्शन दिखाई दे सकता है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दिया जा सकता है। 2 या 3 भी हो सकते हैं एक ही साथ, है ना। चलिए लास्ट देखते हैं, चलिए 5th नंबर देखते हैं। तो 5th नंबर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो अभी मैंने बताया था ना प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, ऐसे सॉलिड सब्सटेंस जो वाटर में इनसॉल्युबल है, जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सके। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, अगर हम लोग लेड नाइट्रेट को ले लेते हैं, ठीक है, यानी PbNO3, अगर उसको हम लोग रिएक्ट करते हैं पोटासियम आयोडाइड के साथ यानी Ki, है ना, तो जब इन दोनों को अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, लेड आयोडाइड, है ना, PbI मतलब लेड आयोडाइड, है ना। और साथ ही साथ एक और सब्सटेंस मिलेगा हम लोगों को क्या, KNO3 मतलब पोटासियम नाइट्रेट, है ना। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, लेड नाइट्रेट को जब पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है हमारा, लेड आयोडाइड। तो ये लेड आयोडाइड जो होता है वो येलो PPT होता है, यानी ये येलो कलर का ऐसा सॉलिड पार्टिकल होता है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, यानी ये दोनों सब्सटेंस को जब रिएक्शन किए तो हम लोग एक येलो PPT प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होता हुआ दिखाई देता है ना। तो इस तरीके से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन समझे। ठीक है, तो ये 5 केमिकल रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंस में 2 या 2 से अधिक केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो हो सकता है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आगे टॉपिक क्या है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है,
वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन, मतलब किस तरीके से केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए केमिकल रिएक्शन को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में और या तो केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। तो देखिए वर्ड इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, वर्ड इक्वेशन का मतलब हुआ कि जो रिएक्शंस होंगे उनको वर्ड्स में लिखा जाएगा, है ना, उनको वर्ड्स में लिखा जाएगा। और जो केमिकल इक्वेशन होंगे वो इन एलिमेंट के जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, इन एलिमेंट का जो फॉर्मूला होता है उनके वो में, या सिंबल जो होता है, ठीक है, एलिमेंट के जो सिंबल होते हैं उनके वे में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल के तौर पर हम लोग दो सब्सटेंस ले लिए, ठीक है, दो सब्सटेंस को आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, है ना। ये जो एरो का साइन है इसको हम लोग गिब्स पढ़ते हैं, यानी जिंक सल्फेट जब रिएक्ट होगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो गिब्स, मतलब हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा जो प्रोडक्ट होगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो ये देखिए इस एरो के पहले यानी इस गिब्स के पहले जो LHS में होगा उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, है ना। ये वाला जो पार्ट है LHS वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। ये दोनों रिएक्टेंट हैं, आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। और एरो के बाद जो भी हमें सब्सटेंस मिला वो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, यानी RHS में जो भी है वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो देखिए इसी चीज को अगर जो हम लोग वर्ड्स में लिखे तो इसको हम लोग क्या बोले, वर्ड इक्वेशन, है ना। और जब इसी के जो एलिमेंट के सिंबल के रूप में अगर लिखें तो उसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। तो देखिए जिंक को किससे, जिंक का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Zn, और सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, H2SO4। ये गिब्स का यहाँ पर गिब्स लगा दिया। और देखिए जिंक सल्फेट का ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन H2, है ना। तो ये देखिए ये गिब्स के पहले जो है LHS में उसको हम लोग रिएक्टेंट बोले, और गिब्स के बाद जो है वो RHS हो गया, यानी प्रोडक्ट हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम लोग केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वर्ड इक्वेशन में और केमिकल इक्वेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो भी मैंने बताया वही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, देखिए कि द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। मतलब ऐसे सब्सटेंस, दो सब्सटेंस जो आपस में केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, जो आपस में रिएक्ट होते हैं, जो दोनों आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, उनको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। और मिलने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है, यानी जो नया फॉर्म होता है केमिकल सब्सटेंस, उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, द सब्सटेंस which are formed in chemical reaction are called product। मतलब वो जो दो केमिकल सब्सटेंस जब आपस में रिएक्ट हुए, रिएक्ट होने के बाद जो नया सब्सटेंस मिला उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। और जो दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट किए उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, केमिकल इक्वेशन। अभी हम लोग केमिकल इक्वेशन देखे थे ना कि हम लोग जो जितने भी केमिकल रिएक्शन उसको दो फॉर्म में लिखते हैं, या तो वर्ड इक्वेशन में या तो केमिकल इक्वेशन में, है ना। तो केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या देखो कि ए केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को हम लोग केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व यूजेस ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट। इसमें क्या किया जाता है कि एलिमेंट के सिंबल को यूज किया जाता है, और या फिर केमिकल फार्मूला, जो उनके केमिकल फार्मूला होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग देख रहे थे, है ना, H2SO4, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। साथ ही साथ हम लोग उसके फिजिकल स्टेट भी बताते हैं कि अगर जिंक है तो वो सॉलिड अगर हुआ तो S, उसके किनारे में हम लोग S लिख देंगे, स्मॉल s, है ना। तो स्मॉल s का मतलब क्या हुआ, सॉलिड। स्मॉल l का मतलब क्या हुआ, लिक्विड, है ना। स्मॉल g का मतलब क्या हुआ, गैस। अगर स्मॉल a क्यू लिख दें तो वो होता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर उसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो उसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटेन ऑन एरो बिटवीन रिएक्शन एंड प्रोडक्ट। देखिए कभी भी जब दो रिएक्टेंट को जब हम लोग आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और उसके बाद जब प्रोडक्ट मिल रहा है तो इस रिएक्टेंट को रिएक्ट करने में किसी इंपॉर्टेंट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन का अगर हम लोग को जरूरत पड़ रहा है, जैसे टेम्परेचर या प्रेशर या कैटलिस्ट, इन तीनों में किसी चीज़ का भी हमको जरूरत पड़ रहा है तो हम इस एरो के ऊपर में उसको मेंशन कर देंगे कि हाँ टेम्परेचर के यूज़ से हम लोग इन दोनों को रिएक्ट किए, या प्रेशर की मदद से इन दोनों को आपस में रिएक्ट किए, या किसी कैटलिस्ट यानी अदर कोई एलिमेंट का यूज़
हम लोग को करना पड़ा, तब ये लोग आपस में रिएक्ट होकर एक नया प्रोडक्ट बनाए। तो अगर इन दोनों को रिएक्शन करने में किसी नेसेसरी कंडीशन का हम लोग को जरूरत पड़ता है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट, तो इस एरो यानी ये जो गिब्स का साइन है इसके ऊपर में हम लोग मेंशन करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए ये है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो देखते हैं ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखिए अनबैलेंस्ड का मतलब ये हो गया कि LHS और RHS क्या होगा, बैलेंस नहीं होगा। मतलब जो रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट होगा, इनमें जो एटम्स प्रेजेंट होंगे, है ना, तो LHS में सपोज आप ऐसा मान लीजिए कि 4 एलिमेंट हैं या एटम्स हैं और प्रोडक्ट के साइड सिर्फ 3 ही हैं, यानी दोनों तरफ एटम क्या हो रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है। जब ऐसा कोई केमिकल इक्वेशन हम लोग लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब ऐसा केमिकल इक्वेशन जो अनबैलेंस्ड है, मतलब दोनों तरफ बैलेंस नहीं है, कहीं एटम ज़्यादा है और कहीं एटम कम है ना। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, अनइक्वल केमिकल इक्वेशन हैज़ एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम। इसका मतलब कि इन दोनों में यानी LHS यानी रिएक्टेंट और RHS मतलब प्रोडक्ट, इन दोनों ही तरफ में कहीं ना कहीं अनइक्वल नंबर ऑफ एटम है। ठीक है, दोनों जगह इक्वल एटम प्रेजेंट नहीं है। तो जब दोनों तरफ इक्वल एटम प्रेजेंट नहीं है तो ये जो इक्वेशन बने, ये जो केमिकल इक्वेशन बने, ये क्या हो गए, अनबैलेंस, ये बैलेंस नहीं है। और वन और मोर एलिमेंट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब उन दोनों के कहीं भी। ठीक है, अच्छा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन, मतलब इनको स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। अगर आप अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की जगह पर स्केलेटल इक्वेशन भी अगर आपको बोला जाए तो आप यही समझेंगे कि जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, इन दोनों में जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो अनइक्वली प्रेजेंट हैं, है ना, दोनों जगह पर अनइक्वल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, इसलिए इनको स्केलेटल इक्वेशन भी कहा जाता है। और जो स्केलेटल इक्वेशन होते हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अगेंस्ट होते हैं, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो नहीं कर रहे होते। लॉ ऑफ कंजर्वेशन हम लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, ये बताया गया था कि LHS में जितना भी मास होगा RHS में उतना ही मास होगा। लेकिन अनबैलेंस का मतलब क्या होगा कि दोनों तरफ जो मास है वो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तब इस केस में क्या करना पड़ता है कि जब इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होते तब उन्हें हमें बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। मतलब दोनों तरफ LHS और RHS को इक्वल करना होता है, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करना होता है। तब हम लोग क्या करते हैं, ये जो केमिकल इक्वेशन, जो भी केमिकल इक्वेशन जो अनबैलेंस्ड है या स्केलेटल इक्वेशन है, उन्हें हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो देखिए टॉपिक क्या है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, है ना। उसमें क्या करते हैं हम लोग कि अलग अलग नंबर को प्लॉट करके एटम को प्रेजेंट करवा करके LHS और RHS को इक्वल करते हैं। तो देखिए बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मैटर ना ही क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है ना। तो यानी LHS में जितना भी होगा, यानी रिएक्टेंट में जितना भी होगा, प्रोडक्ट में उतना ही होगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम। इसलिए केमिकल रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों, है ना। तो देखिए नेक्स्ट जो वीडियो मैं डालूंगा उसमें आपको किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है वो सिखाऊंगा।